हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई, एमपी पटवारी, वन रक्षक, एमपी पुलिस, एमपीपीएससी एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें आज केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में व्यापम के द्वारा जो भी अम्ल, क्षार, सूत्र, अवक्रियाएं ये जितनी भी पूछी गई हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पर कवर कराएंगे। लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। लास्ट में हम एक अवक्रिया भी सॉल्व करके बताएंगे और उसको संतुलित करना भी बताएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अवक्रिया को संतुलन से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपका कोई एग्जाम नहीं था। 21 तारीख को ईद की वजह से छुट्टी बनाई गई है व्यापम के द्वारा। आज आपका कोई एग्जाम नहीं था, तो आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आपका जो हम क्लासेस शुरू करेंगे जेल प्रहरी, वन रक्षक, पुलिस, एमपीएसआई और एमपीपीएससी के लिए, तो उसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, एक दिन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे, वो सब भी हम आपको जो है लास्ट में डिटेल में बता देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी पटवारी का एग्जाम लगभग समाप्ति पर है। कुछ लोगों ने लगातार हमारा एग्जाम एनालिसिस देखा था, लगातार चैनल से बने रहे थे, तो उन्होंने कुछ रिव्यू शेयर किए हैं। आइए देख लेते हैं, दो तीन स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले राहुल प्रजापति जी का क्या कहना है। सर, मैं आपको 15 दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। आज आपके पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स से 7 से 8 क्वेश्चन 20 अप्रैल के एग्जाम में मैंने बना लिए। थैंक यू सो मच सर, आपके चैनल से बहुत मदद मिली। सबसे अच्छा ये लगा कि आपने बहुत कम समय में पूरी डिटेल कवर करा दी। ऐसे ही आगे भी हमेशा सक्सेस दिलवाते रहना। बिल्कुल, हम आपका बिल्कुल सहयोग करते रहेंगे। ठीक है ना, आप अच्छी ऊंचाइयों पर जाएं। इनके बहुत अच्छे नंबर भी आए थे, नंबर हमको याद नहीं है कितने थे, लेकिन इनके नंबर भी बहुत अच्छे आए थे। उसके अलावा एक और यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आया हुआ है, देखिए। तो हमने पूछा था कि इकोनॉमिक्स वाली वीडियो देखा था आपने सक्सेस जंक्शन के, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो उन्होंने कहा हाँ सर, फ़ायदा मिला आपको। तो बोलते हैं 4 से 5 क्वेश्चन सर डायरेक्ट वीडियो से ही आए थे इनके एग्जाम में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो से भी काफ़ी सारे प्रश्न, आपको पता है आपके पटवारी में इकोनॉमिक्स वाले बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो वो 2 इकोनॉमिक्स की वीडियो से काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पर देखिए, सर आपके रिव्यू से काफ़ी हेल्प मिली। डे 1 से आपका रिव्यू देख रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड। ठीक है ना, तो ये डे 1 से हमको फॉलो कर रही थी और इनका भी एग्जाम काफ़ी अच्छा गया हुआ है। तो ये कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है, यानी कि आपको ये आप इतना तो मान सकते हैं कि भाई आप गलत चैनल पर नहीं हैं, बिल्कुल सही चैनल पर हैं। सही दिशा में आप जा रहे हैं, सही दिशा में आप अपनी तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपका नहीं लगता। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो आपके एमपी पटवारी में केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। अब ये बता दें, आपको कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है आपके पटवारी के एग्जाम में। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH होता है। चलिए देख लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है, इसे दाहक सोडा भी कहते हैं। यह आसानी से हवा से आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, तो याद रखना इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH होता है। 5 से 6 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो लोग एग्जाम देकर के आए होंगे, अगर उनके एग्जाम में ये प्रश्न आया हो, तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको संतुष्टि मिल सके कि हाँ, सही चीज़ पढ़ाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धावन सोडा यानी धोने का सोडा जिसे हम कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आया था। तो देखिए, NaCO3 इंटू 10H2O, ये आपका धावन सोडा का सूत्र होता है। इसको कहते क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, तो इसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन धावन सोडा के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यह प्रबल क्षार है जो कपड़ों पर उपस्थित मिट्टी और धूल और तैलीय पदार्थों को जो है, तैलीय पदार्थों से क्रिया करके उनकी सफाई कर देता है। तो धावन सोडा का सूत्र याद रखिए, इसे क्या कहते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। सही आंसर है CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। कुछ जानकारी देख लेते हैं। देखिए, तो क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है। सीधे सीधे यही प्रश्न पूछा गया था कि क्लोरीन को अगर बुझे हुए चूने से क्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, तो भाई विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये प्रश्न हमने अपने एग्जाम एनालिसिस में भी कवर कराया था। ठीक है, काफी सारे प्रश्न हमारे पास में जीके, जीएस, साइंस के, कंप्यूटर के, मैनेजमेंट के काफी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए। इंग्लिश के, हिंदी के, पटवारी में जितने भी प्रश्न पूछे गए, काफी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। तो उन प्रश्नों से संबंधित और उनको लेकर के आपकी बढ़िया तैयारी करवाने वाले हैं हम आपके वर्णचक के एग्जाम में, क्योंकि समझ में तो आ गया भाई कि देखिए व्यापम का कोई भरोसा नहीं है। वो सब जानकारी आपको लास्ट में देते हैं कि वर्णचक की तैयारी अपन कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इसका प्रयोग क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण मतलब विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो ये आपका सब दिया हुआ है। पेयजल को शुद्ध करने में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, जीवाणुनाशक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि बेहोश करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
पोटास एलम का फॉर्मूला क्या है, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा KAlSO4 का होल टाइस। ये आपका पोटास एलम का फॉर्मूला होता है। अब एलम को क्या कहते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, एलम आप डेली यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, पोटास एलम का प्रयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए किया जाता है। दाढ़ी बनाने के बाद प्रायः इसे चेहरे पर लगाया जाता है। भाई अब तो बता दो भाई, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि दाढ़ी बनाने के बाद में आप चेहरे पर क्या रगड़ते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है ना। रासायनिक भाषा में तो पोटास एलम उसको कहते हैं, वो हमने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है। उसको वैसे आप अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कहीं भी थोड़ा सा कट छिल जाता है तो आप कहते हैं भाई वो चीज़ लेकर के आओ, उसको लगा दोगे तो रक्त रक्त जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। ये आपको याद रखना। अगला देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। पहले सूत्र कर लेते हैं, फिर उसके बाद अम्ल क्षार करेंगे, फिर रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो NaCO3 को व्यापारिक स्तर पर सामान्य बोलचाल की भाषा में बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। भाई इसको याद कैसे रखेंगे, अब देखिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। आपको ऐसे याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। अगर आप लोग कहीं मतलब रूम लेकर के रह रहे होंगे और खाना खुद नहीं बनाते होंगे तो बाई को बुलाते होंगे खाना बनाने के लिए, बाई को, ठीक है ना। तो इस शब्द में भी देखिए बाई लगा दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, खाने का सोडा हो जाएगा। बाई क्या करती है, बाई खाना बनाती है, तो खाने का सोडा क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी बाई को हटा दो तो वो क्या हो जाएगा, धावन सोडा हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अब आपको कभी नहीं भूलेगा ज़िंदगी में, ठीक है ना। ऐसे बीच-बीच में आपको ट्रिक भी हम बताते रहेंगे कि कैसे आप उन्हें याद रख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोग कहाँ पर होता है तो पता ही है आपको, इडली, केक, पेस्ट्री आदि खाद्य पदार्थों में स्पंज उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का कितना अनुपात रहता है। तो याद रखना कि पहले क्या पूछा गया है, पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा गया है, तो 3:1 के अनुपात में रहता है, यानी कि 3 अनुपात आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और 1 आपका जो है नाइट्रिक अम्ल होगा। ये आपको याद रखना है, 3:1 के अनुपात में HCl और नाइट्रिक अम्ल होता है। देखिए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में बना मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। याद रखना, एक्वा रेजिया क्या है, तो 3:1 में बना हुआ मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। अब ये है क्या, तो देखिए, यह एक प्रबल अम्ल की तरह कार्य करता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो कांच की बोतलों, दीवारों, पुराने दाग आदि को साफ करने के लिए एक्वा रेजिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वन रक्षक की, एमपीएसआई की, पुलिस की तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर करवाई जाएगी। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, ये सारे सूत्र आपके एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। जिसके भी एग्जाम में इनमें से एक भी सूत्र आया हो मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्योंकि क्या होता है पता है, कल परसों से 2-3 दिन से देख रहे हैं बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। बहुत सारे नेगेटिव लोग कमेंट आकर कहते हैं ये तो आया ही नहीं था, वो तो आया ही नहीं था। अब वो खुद नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद तो एग्जाम देने गए नहीं है। अब वो अपने मन से वैसे ही कर दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी की बातों में आकर के। तो जिन लोगों के एग्जाम में भाई ये प्रश्न आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, ठीक है ना। देखिए, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ये आपको याद रखना है, इसका रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। ब्रेड और केक में पकाने के दौरान छोटे-छोटे छिद्र हो जाते हैं, वह किस गैस की वजह से बनते हैं? ये प्रश्न भी आपके पटवारी में पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ये छोटे-छोटे छिद्र बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, ब्रेड और केक को पकाने के दौरान होने वाले छोटे-छोटे छिद्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बनते हैं। देखिए, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, खाने वाला सोडा, बाई माने खाने, खाना बनाने, तो खाने वाला जो सोडा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करता है। और हम खाने वाले सोडे को जो डालते हैं इडली सांभर वगैरह में, और आपका जो है ये डोसा वगैरह में खाने वाले सोडे को डालते हैं हम। उससे क्या होता है, वो जो है ना, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर की ओर निकलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बुलबुले हो जाते हैं और छोटे-छोटे छिद्र जो हैं वो आपके देखने को मिलते हैं ब्रेड में, और इसके अलावा जो केक वगैरह बनता है उसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अग्निशामक यंत्रों में आग को तुरंत कैसे बुझा लिया जाता है? जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ऑफिस वगैरह में रखे रहते हैं, कार वगैरह में लगे रहते हैं, तो कैसे हम आग को उनकी मदद से बुझा लेते हैं? तो आग और वायु के बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली बन जाती है, जिसकी वजह से आग जो है बुझ जाती है। चलिए पहले इसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए, जब अग्निशामक यंत्रों में भरे हुए सोडा एसिड को आग पर छिड़का जाता है, तो वह आग और वायु के बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली बना देता है, ठीक है ना, जिससे वायु में उपलब्ध ऑक्सीजन आग के संपर्क में नहीं आ पाती है और आग बुझ जाती है। आपको पता है, अगर आग को जलाना है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कार है, ठीक है ना, उस कार में आग लगी हुई है ऐसे।
अब आप क्या करेंगे, उस सोडा एसिड की जो बॉटल होती है रेड कलर की अग्निशामक यंत्र वाला जो होता है, उसको ला करके इस पे छिड़क देंगे, तो ये इसके ऊपर जैसे ही आप छिड़केंगे, तो ये क्या करती है, तुरंत बहुत तेज़ मिलीसेकंड में ये क्या करती है, यहाँ पर एक झिल्ली का निर्माण कर देती है ऐसे, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब क्या होता है, जो वायु आ रही थी, जिस वायु की वजह से आपकी गैस जल रही थी, मतलब जो आपकी आग लगी थी वो जल रही थी, इसके बीच में जैसे ही झिल्ली आ गई, तो ये जो ऑक्सीजन है वो गैस तक नहीं पहुँच पाती और तुरंत की तुरंत जो है ये आग जो है वो बुझ जाती है, ठीक है? चलिए समझ गए होंगे अब तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना? कैसे बुझ जाती है, किसी दूसरे को समझा भी सकते हैं, ठीक है ना? इतना आपको हम कैपेबल बना देंगे भाई कि आप कोई भी अगर सब्जेक्ट हमसे पढ़ेंगे तो आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना? देखिए, 1 विलियन में लिटमस पत्र नीले से लाल में बदल गया, बताइए वह विलियन कैसा है? तो वह अम्लीय विलियन है, यानी कि अगर जो लिटमस पत्र है वो नीले से लाल में बदल जाए तो समझिए कि वो अम्लीय विलियन है। अब इसको सर याद कैसे रखेंगे? सर हम तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, नीले से लाल में बदलेगा तो अम्ल होगा कि लाल से नीले में बदलेगा तो अम्ल होगा, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम सर। तो बस एक ट्रिक याद रखिए, अ, नी, ल। अनिल का नाम तो याद रखेंगे, आपके कोई फ्रेंड होंगे अनिल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब इसको ब्रेक कर दीजिए यहाँ पर। ये आ हो गया, आ का मतलब हो गया अम्ल, ना का मतलब हो गया नीला और ला का मतलब हो गया लाल। यानी कि जो अम्ल होगा वो लिटमस पत्र को नीले से लाल में बदल देगा। अनील यानी कि जो अम्ल है, अम्ल वाला लिटमस जो अम्ल होगा वो लिटमस पत्र को नीले से लाल में बदल देगा। अब अनिल का नाम आप याद रखेंगे तो आप हमेशा आपको याद रहेगा कि भाई आ माने अम्ल, नील माने नीले को लाल में बदल देगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अम्ल जो है वो लिटमस पत्र को नीले से लाल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है? और जो क्षार होता है वो लिटमस पत्र को लाल से नीले में बदल देता है। अब जब आपको अनिल याद रहेगा तो उसका उल्टा तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है ना? और जो लिटमस पात्र होता है जिससे हम पता करते हैं अम्ल है कि क्षार है, तो वो किसका बना होता है? तो वो लाइकेन यानी कि शैवालों का जो है वो बना होता है, ठीक है ना? चलिए, आज आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद हम बायोलॉजी के क्वेश्चन भी करा देंगे, फिर आपके फिजिक्स के क्वेश्चन भी करा देंगे, साइंस को आपकी बिल्कुल मुट्ठी में कर देंगे, ठीक है ना? जो क्लास स्टार्ट होगी आपकी वनरक्षा की, आप कहेंगे हाँ यार हमने कहीं पर पढ़ाई की है। देखिए, जब फॉस्जीन गैस को क्लोरीन के साथ मिश्रित करते हैं, तो मिश्रण कैसा हो जाता है? उसमें ऑप्शन में था गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गैस बनकर उड़ जाता है। तो सही आंसर है वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है? ये फॉस्जीन वाला प्रश्न आया था, हमने इसको खुद ही आपका एग्ज़ाम एनालिसिस में कवर किया था। तो फॉस्जीन गैस को क्लोरीन के साथ जब मिश्रित किया जाता है, तो ये पीसीएल3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करती है, जिससे कि ये मिश्रण जो है वो गर्म हो जाता है। अब जो मान लीजिए कहीं पर आपका अगर अम्ल बन रहा है और एचसीएल बहुत खतरनाक अम्ल होता है और ये आपके पेट में पाया जाता है, तो एचसीएल क्या होता है? गर्म होता है। इस वजह से जो मतलब जो गैस थी, वो गर्म मिश्रण का निर्माण करती है। देखिए, आपके पेट में एचसीएल अम्ल पाया जाता है, इसी वजह से कहते हैं ना भाई पेट में जलन हो रही है, क्यों हो रही है? भाई भूख लगी है बहुत तेज़, पेट में आग मची हुई है। वो आग नहीं मची रहती भैया, वो एचसीएल होता है। वो एचसीएल होता है जो आपको ये एहसास कराता है भाई भूख लगी है कुछ खा ले, ठीक है ना? इतना गर्म होता है कि ये जैसे ही मतलब भोजन पर पड़ता है तो भोजन को आसानी से पचा लेता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये प्रश्न भी 4 से 5 बार आपके पटवारी में रिपीट हुआ है, ठीक है? एक-एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है देखिए। तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसका अणु सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे ही भाई बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना? इसे ही बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है? सही आंसर है फॉर्मिक एसिड। देखिए वीडियो में अगर कोई भी गलती होती है तो उसको हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं। कुछ भी एरर आ जाता है ना, एरर जल्दीबाजी में कुछ हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर देख लिया कीजिए, कोई भी आपको अगर मतलब डाउट आता है, ठीक है? चलिए, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी के द्वारा काटने पर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा हमेशा कन्फ्यूज होता है कि चींटी काटेगी तो फॉर्मिक प्रवेश करेगा, मधुमक्खी काटेगी तो सर क्या प्रवेश करेगा? तो अगर मधुमक्खी काटेगी तो समझ लेना कि मेथेनॉइक जो एसिड होता है वो हमारे शरीर में इंजेक्ट करती है मधुमक्खी, और चींटी फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो माँ से मधुमक्खी, माँ से मेथेनॉइक एसिड, ठीक है? और उसके अलावा चींटी वाला और मधुमक्खी दो ही पूछा जाता है। चींटी क्या करेगी? फॉर्मिक एसिड हमारे जो है शरीर में इंजेक्ट कराएगी। देखिए, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से त्वचा में तीव्र जलन जो है वो उत्पन्न होती है। आगे देखिए, इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? अब देखिए, वहाँ सूत्र से अब हम अम्ल और क्षार पर आ चुके हैं, लास्ट में अब क्लियर करा देंगे, ठीक है ना? तो इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा? तो टार्टरिक जो एसिड होता है वो इमली में पाया जाता है, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यह स्वाद में खट्टी होती है, इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी मिलेगा आपको, विटामिन बी मिलेगा और विटामिन ई, कई प्रकार के पोषक तत्व जो है वो आपकी इमली में पाए जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़िए। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमने की वजह से थकान महसूस होती है? तो भाई लैक्टिक एसिड जो है वो आपकी मांसपेशियों में जम जाता है, जिसकी वजह से थकान आपको महसूस होती है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए लगातार आवेग प्राप्त होता रहता है। तो देखिए, मांसपेशियाँ कैसे काम करती हैं? संकुचन और निसंकुचन से काम करती हैं, यानी कि ऐसे एक बार दबेंगी, एक बार उठेंगी, दबेंगी, उठेंगी, दबेंगी, उठेंगी। इस तरह क्या होता है कि आपकी मांसपेशियाँ कार्य करती रहती हैं। लेकिन जब बहुत समय तक कार्य करने की वजह से इनमें स्वेलिंग हो जाती है और इनमें लैक्टिक एसिड जो है वो यहाँ पर जम जाता है। जब लैक्टिक एसिड जम जाएगा तो इसमें जो है संकुचन नहीं
नहीं हो पाएगा। संकुचन नहीं होगा तो आपको थकान का एहसास होता है, थकान की एहसास होता है, ठीक है ना? अब आप कभी नहीं भूलेंगे भाई, अगर थकान महसूस होगी तो पैरों में क्या जम जाता है? पैरों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगी, ठीक है? लास्ट में सब कुछ बताने वाले हैं। एसिडिटी की समस्या के उपचार के लिए कौन-सी गोली चिकित्सक के द्वारा दी जाती है? तो सही आंसर है एंटा एसिड दी जाती है, ठीक है ना? एंटा एसिड जो है वो दी जाती है चिकित्सक के द्वारा जब आपके पेट में जो है जलन होने लगती है, बोलते हैं भाई एसिडिटी हो गई हमारे पेट में, तो वो क्या दिया जाता है? एंटा एसिड दी जाती है। तो एंटा एसिड वह पदार्थ है जो आमाशय की अम्लता को समाप्त करने का काम करते हैं, जिससे आमाशय की जलन एवं अपच से छुटकारा मिल जाता है। देखिए, आपको थोड़ा-सा आप मतलब प्रैक्टिकली सुनिए, पहले प्रैक्टिकली समझिए। जैसे कि आपके पेट में जलन हो रही है, ठीक है? आप कहते हैं, "अरे! मेरे पेट में भाई एसिडिटी हो गई है।" आप क्या करते हैं? आप तुरंत मेडिकल पर जाते हैं और इनो खरीद के लाते हैं। भाई वो इनो क्या है? वो इनो है NaOH, NaOH यानी कि वो एक तरह का क्षार है, क्षार। जैसे ही आप उस क्षार को पीते हैं, आपके पेट में अम्ल बना था, आपने क्षार पी लिया, अब यहाँ पर क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया, उदासीन हो गया, आपका पेट एकदम सही हो गया। तो क्लियर हो गया? NaOH जो पीते हैं, जो आपकी इनो होती है, वो एक तरह का क्षार होता है। पेट में हमारे HCl अम्ल होता है। जो आपका NaOH होता है वो HCl से क्रिया करके एकदम उदासीन कर देता है और आपका पेट एकदम सही हो जाता है, ठीक है? चलिए, पीएच का अधिकतम और लघुत्तम मान क्या होता है? तो भाई 14 और 0। अधिकतम मान 14 होता है और सबसे कम मान 0 होता है और जो 7 होता है, बीच का जो मान होता है वो होता है 7 और 7 पर जो है वो उदासीन हो जाता है, ना अम्ल होता है, ना वो क्षार होता है। 3 प्रश्न क्लियर हो गए, यहाँ से तीनों प्रश्न बनते हैं। मानक पद्धति के अनुसार पीएच का अधिकतम मान 14 एवं लघुत्तम मान 0 होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, देखिए चिली सॉल्टपीटर का दूसरा नाम क्या है? अब ये पूछा गया था। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि चिली सॉल्टपीटर होता क्या है? पहली बार कुछ लोगों ने सुना था कि भाई चिली सॉल्टपीटर कुछ होता है। तो देखिए चिली सॉल्टपीटर का नाम क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट कहते हैं चिली सॉल्टपीटर को, ठीक है? तो सोडियम नाइट्रेट एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NaNO3, ये सूत्र भी याद रखना, हो सकता है पूछ लें। NaNO3 होता है। इसे चिली सॉल्टपीटर भी कहते हैं क्योंकि चिली में इसका विशाल भंडार है। जो चिली नामक देश है ना, वो चिली नामक देश में इसका विशाल भंडार है, इस वजह से इसे चिली सॉल्टपीटर कहते हैं। नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट है, आगे से आप याद रखना। चलिए, जब धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तो वो नमक के अलावा और क्या बनाती है? तो देखिए, नमक के अलावा वो हाइड्रोजन का निर्माण करती है। कैसे? तो चलिए बता देते हैं। देखिए, धातु है आपकी सोडियम, HCl आपका अम्ल है। अब इसने आपस में क्रिया किया तो ये क्या होगा? Na जो है वो Cl से क्रिया करके NaCl बना देगा। भाई H2 निकलेगा। H2 क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु मुक्त होते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु दिखाई दे रहे हैं। अब आपको यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 अणु ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर 2 लगा देंगे। भाई 2, आपने हाइड्रोजन 2 कर दिया तो Cl भी तो 2 हो गया भैया। ये Cl कहेगा भाई हम भी तो यहाँ पर 2 हो गए। अब इधर भी तो हमको 2 चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इस Cl को 2 बनाने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो 2NaCl हो गया। अब Na कहेगा भाई यहाँ पर तो हम 2 हो गए, पर वहाँ पर तो हम 1 ही हैं, तो आप यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो ये आपका संतुलित भी हो गया। 2Na 2HCl मिल करके 2NaCl प्लस H2 बनाते हैं, ठीक है ना? देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर Cl 2 है तो यहाँ पर भी 2 Cl है। यहाँ पर भी 2 Na है तो यहाँ पर भी 2 Na है, ठीक है? संतुलन करना सीख गए। बाकी आगे हम सिखाएँगे, जब अपनी वनरक्षक वाली क्लास चलेगी एकदम टॉप लेवल का आपको सिखाने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए, ठीक है? टेलीग्राम की बात करते हैं तो सक्सेस जंक्शन के नाम से सर्च करेंगे, टेलीग्राम मिल जाएगा। उसके अंदर एक और चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव। इसके अंदर हम बहुत सारी किताबें डाल देते हैं, किताबों की पूरी पीडीएफ डाल देते हैं, कुछ ऐप्स वगैरह डाल देते हैं जहाँ से आप अपनी कैलकुलेशन को और फास्ट कर सकते हैं। 2 ऐप्स इसके अंदर डले हैं, दोनों चैनल जॉइन कर लेना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है? चलिए, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको बताते हैं, देखिए, बात करते हैं अपने वनरक्षक वनरक्षक, जेल प्रहरी, जो आपका जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है, और पुलिस पुलिस। इसकी क्लास कैसे चलेगी? तो इसकी क्लास आपको आपकी इसकी इसकी जो क्लास होगी वो आपको शाम को 4 बजे मिला करेगी, ठीक है? जिसमें हम क्या-क्या कवर करेंगे डेली बेस पर। देखिए, एक सुबह क्लास चलेगी जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे। मान लीजिए आज सुबह हमने पढ़ ली, मान लीजिए आज हमने एक्टिव पैसिव शुरू कर दिया, तो एक्टिव पैसिव पूरा ज़ीरो से हीरो तक आपको पढ़ा देंगे सुबह। एक टॉपिक कवर हो गया। शाम को हम प्रैक्टिस कराएँगे। प्रैक्टिस में क्या-क्या लेंगे? तो प्रैक्टिस में देखिए, प्रैक्टिस में सबसे पहले 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, ठीक है? 10 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर और जीके जीएस के होंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से हम डेली प्रैक्टिस करेंगे और डेली एक-एक टॉपिक भी यहाँ पर कवर करते चलेंगे। एक दिन हिंदी का तत्सम तद्भव मान लीजिए आज कवर कर लिया, ठीक है? एक दिन आपका इंग्लिश का वो आपका एक्टिव पैसिव कवर कर लिया। ऐसे करके हम आपका पूरा बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं। आपको पता ही है, आपका एग्ज़ाम खिसक करके 22 पहुँच गया है, ठीक है ना? 21 तारीख को एमपीपीएससी है, इस वजह से आपका जो वनरक्षक का एग्ज़ाम है, वो आपका 22 तारीख से शुरू होगा, 22 मई से। तब तक हम बहुत कुछ यहाँ पर कवर कर चुके होंगे। हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पटवारी वाले प्रश्न भी आ चुके हैं, ठीक है ना? यही प्रश्न भाई रिपीट होंगे, क्योंकि आबकारी में देखा गया, आबकारी वाले जो प्रश्न है ना, वही आपके बहुत सारे प्रश्न सीधे-सीधे पटवारी में पूछे गए। तो मेरे भाई, पटवारी के प्रश्न क्यों नहीं पूछे जाएँगे आपके वनरक्षक और जेल प्रहरी में, एमपीएसआई में?
ठीक है ना? तो सब तैयारी करवाने वाले हैं। बात करते हैं एमपीपीएससी वालों की, तो एमपीपीएससी वालों के लिए अलग क्लास चलेगी सुबह के टाइम पर। उनकी हर एक यूनिट की डेली 10-10, 20-20 प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी। यानी कि यूनिट 1 के 10 प्रश्न, कंप्यूटर के 10 प्रश्न, उसके बाद ऐसे करके लगभग 50 प्रश्नों का जो सेट है, वो सुबह से उनको मिल जाया करेगा। तो इस तरह से अपनी तैयारी चलने वाली है, ठीक है ना? ये क्लासेस की बात करते हैं, तो ये क्लासेस आपकी 27 या फिर 28 तारीख से शुरू हो जाएँगी, ठीक है? ये आपको डेट भी याद रखनी है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए इसको, क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग हम आपका क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? भाई मेरे पास में बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना? अब बोर्ड की व्यवस्था नहीं तो मैथ रीजनिंग कैसे करवा दें? बिना बोर्ड के मैथ रीजनिंग तो होगी नहीं। नहीं, मैथ रीजनिंग की भी हम ए1 लेवल की तैयारी करवा दें आपकी, लेकिन व्यवस्था ही नहीं है। तो आप दूसरों तक शेयर करेंगे, थोड़ा हमारा इकोनॉमिक पावर आ जाएगी भाई, तो फिर उसकी भी व्यवस्था कर देंगे, ठीक है ना? तो बस आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। लाइक करके हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, हर एक टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कीजिए, ठीक है? चलिए जल्दी मिलते हैं, आज आपका कोई एग्ज़ाम नहीं था, कल नए टॉपिक के साथ में और एग्ज़ाम एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।